हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग उसके अलग अलग जो पार्ट्स है इंस्ट्रूमेंटेशन के, वो सारे पार्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका यूज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, ओके। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमने इसका जो एक पूरा सा जो पूरा एक सेटअप होता है उसको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्गन एंड नियोन गैस का यहाँ पे ये है मेंशन किया है। इसका इस्तेमाल बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास वो एक जो पूरा ये होता है, ये जो पूरा आपके पास एक चेम्बर होता है, ओके। इस चेम्बर के अंदर ये आर्गन और नियॉन गैस को क्या फिल किया जाता है, ओके। और ये फिल करने का एक ही रीजन होता है कि इसके अंदर एक फर्दर कोई भी रिएक्शन ना हो पाए, ओके। क्योंकि ये इनर्ट गैस होने के कारण इनके अंदर कोई भी जो रिएक्शन है उसको वो लोग स्टॉप करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया यहाँ पे हॉलो कैथोड लैंप का है, ओके। क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि सोडियम का इस्तेमाल किया गया है, यानी हम लोग इसके अंदर किसका सोडियम का स्टडी करने वाले हैं। आप चाहे कैल्शियम का कर सकते हो, पोटेशियम का कर सकते हो। आप जिसका भी यहाँ पे स्टडी करोगे वहां पे हेलो कैथोड के अंदर वो सेम आपका जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जिस चीज का भी स्टडी होता है उसके अंदर जो हेलो कैथोड लैंप यूज होता है वो सेम उसी चीज का होना चाहिए, ओके। यहाँ पे उसका जो एक वेवलेंथ है, यहाँ पे पर्टिकुलर वेवलेंथ भी यहाँ पे दिया गया है आपको 589, ओके, नैनोमीटर पर। उसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा एक जो ग्लास का बना हुआ है क्वार्ट्ज और ग्लास का विंडो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ये दिए हैं प्लस और माइनस के। यहाँ पे जो एक सप्लाई होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे पूरा एक जो किस तरीके से यहाँ पे जो सोडियम है यहाँ पे एक जो Na+ है वो किस तरीके से पहले अनस्टेबल में है, ठीक है। यानी उसके बाद वो अपना जो एक एनर्जी है वो रिलीज करता है और उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको जो इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसको अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। और बेसिकली इसके अंदर हम लोग यही स्टडी करते हैं कि कौन सा एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में है और उसको हम लोग किस तरीके से डी एक्साइटेड कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट पे ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही आपको इसके अंदर देखने के लिए और सीखने के लिए मिलती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि यूज ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका इस्तेमाल का क्या क्या होता है, ओके। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन द फूड इंडस्ट्री, ओके। अभी आपको पता है कि हम लोग फूड इंडस्ट्री में से बहुत सारी जो चीजें हैं अपने इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे ऐसे जो पैक फूड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो जिनका इस्तेमाल हम लोग फास्ट फूड के हिसाब से करते हैं, ओके। तो लेकिन अगर आप देखोगे कि उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको उनके अंदर मिक्स किया जाता है, ओके। क्योंकि हमारे बॉडी को कुछ सम अमाउंट ऑफ जो मेटल्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, चाहे आपका सोडियम मेटल हो गया, ओके। और भी बाकी आयरन हो गया, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट होती है ये एक बहुत ही ट्रेस अमाउंट होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। तो इस अमाउंट को बनाए रखने के लिए, इस अमाउंट का ध्यान रखने के लिए हम लोग उसका एक टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट हम लोग किसकी मदद से करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से करते हैं, ओके। सेकंड यहाँ पे आपको दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इन द सीरम, ओके। सीरम का मतलब होता है कि जो हम लोग लिक्विड जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिनको हम लोग पीते हैं, जैसे आपकी कफ सिरप हो गई, या फिर आपको ऐसे बहुत सारे जो टॉनिक होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग बॉडी हेल्थ के लिए करते हैं, ओके, एनर्जी के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजों में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन चीजों को भी इसमें टेस्ट किया जाता है कि इनका अमाउंट कितना है, वो कितने अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ओके। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन द पेट्रोल, ओके। लेड आपका एक तरह से ये एक ग्लास होता है जिसका
जो हम लोग किसके अंदर देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल यूज वाला पेट्रोल होता है ना उसके अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जो लेड होता है, लेड का अगर आप अधिक मात्रा में यूज करते हो तो ये आपके इंजन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए इसकी जो मात्रा होती है, इसका जो अमाउंट होता है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग डेली क्या करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका जो एक टेस्ट है, एनालाइज है, वो हम लोग करते हैं। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया है कि इज इट इज अ spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical element। ओके, क्वांटिटेटिव बोला है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव में हम लोग हमेशा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, बाय द फ्री एटम इन द गैसियस स्टेट इट इज द बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, और आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे आप मटेरियल यूज कर रहे हो, ओके, यहाँ पे आपका जो सम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर अगर आपने कोई वेवलेंथ यहाँ पे पास किया है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ में कुछ अमाउंट ऑफ ये जो वेवलेंथ है ये क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, आगे पास करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर जो भी आपका सब्सटेंस है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ जो मेटल्स है, कितने अमाउंट ऑफ एटम्स है वो प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक छोटा सा बेसिक सा फिनोमिना होता है आपका एब्जॉर्प्शन का। ओके, उसके बाद द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है, और उस हिसाब से हम लोग उसका एक जो प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि कितना इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और एलिमेंट्स के हिसाब से ही हम लोग उसकी जो प्योरिटी होती है कि वो पर्टिकुलर जो भी आपका सब्सटेंस आप ले रहे हो वो कितना ज्यादा प्योर है, वो आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, जिसका हम लोग ने मेन हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले तो कुछ आपके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। तो सबसे मेन यहाँ पे पार्ट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो होता है आपका लाइट सोर्स। ओके, लाइट सोर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आप एक प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर लाइट वहां पे आप प्रोवाइड कर सको, जिसकी मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी हमारे पास सैंपल होता है उसको एनालाइज करते हैं। ओके, a high intensity light source is used to produce the light of the desired wavelength। Okay, the most common light source are the hollow cathode lamp and the electroless discharge lamp। Okay, उसके अलावा भी यहाँ पे और भी जो अलग अलग टाइप के सोर्सेस हैं, जैसे हमने डिस्चार्ज लैम्प का देखा, हॉलो कैथम देखा, उसके बाद ड्यूटेरियम लैम्प होते हैं। ओके, और भी अलग अलग टाइप के लाइट सोर्सेस होते हैं, लेकिन जो आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो तीन टाइप के यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, वो तीन टाइप के ही आपके जो लाइट सोर्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड यहाँ पे आपको दिया है फ्लेम और द ग्रेफाइट फर्नेस। ओके, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखते हो तो फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पूरा आपको चेंबर दिख रहा है ये किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। ग्रेफाइट का होने के कारण ये आपको थोड़ा भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो पास है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अवरोधक यानी बोलते हैं ना, जिस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है कि अगर वो ग्रेफाइट फर्नेस से बना होगा तो सिंपल इज वेपराइज एंड atomized is the frame or the graphite furnace. The flame or the furnace is heated to the high temperature which cause the atom of the analyte to vaporize and become excited। okay, और ये होने के कारण, ग्रेफाइट का होने के कारण, इसको हम लोग बहुत ज्यादा हीट कर सकते हैं, जिसके कारण जो भी एटम को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, चाहे आपका सोडियम होने दो, ओके, आपका मैग्नीशियम होने दो, ओके, वो आपका पोटेशियम होने दो, ओके, आपका कैल्शियम होने दो, ये कोई भी आइटम को बहुत ज्यादा हीट देने पे, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पे क्या होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ओके, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये एक अपनी जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, यहाँ से लूज करते हैं, और एनर्जी लूज करने के बाद वो वापस डी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक प्योर स्टेट में आते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपका एक मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, इस तरह की एक बीम होती है, एक पतली सी बीम होती है। ओके, ये पतली सी बीम में एक यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप जैसा एक छोटा सा होल होता है। ओके, जब लाइट यहाँ पे फॉल करती है, आपको पता है कि लाइट यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में तो आती नहीं है, इस तरीके से लाइट आती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अमाउंट ऑफ लाइट होती है। लेकिन यहाँ पे जितना होल होता है उतना ही लाइट वो क्या करता है, आगे पास होता है आपका मोनोक्रोमेटर से। यानी यहाँ पे जो भी सैंपल होता है, इस सैंपल के ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, उतनी ही रिक्वायर लाइट वहां तक पहुंचती है। और जो भी सैंपल होता है उसको हम लोग उतनी ही लाइट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इज पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर विच सेलेक्ट द नैरो bond of the wavelength. Okay, this ensure that only the desired wavelength of light is absorbed by the analytes. Okay, जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे अगर आप चेक भी कर लो, इसके अंदर जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर जो एक वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या पास हो रही है, इसमें से। ओके, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जो लाइट है वो पास होते हुए नहीं दिख रही है। ओके, तो यही चीज को यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है कि जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट होती है उतनी ही रिक्वायर लाइट वहां से पास होती है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, आपको डिजायर वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है वो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है आपका डिटेक्टर। और यहाँ पे एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि डिटेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, और डिटेक्टर का काम होता है कि किसी भी सैंपल के अंदर क्या चीजें चल रही है उसको डिटेक्ट करना। ओके, तो ये एक आपने देखा भी होगा कि जो डिटेक्टर्स वाली मूवी होती है उनमें उसका क्या रोल होता है, कि जो भी आपका क्राइम हुआ है, जो भी आपका इंसिडेंट हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसको वो डिटेक्ट करना, उसको ढूंढना और उसके बारे में पता लगाना। तो सेम काम यहाँ पे डिटेक्टर का भी होता है। डिटेक्टर क्या करता है कि जो भी चीजें इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो रही है, ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस, वो पूरे प्रोसेस को क्या करता है, उसके बारे में पता लगाता है। द डिटेक्टर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज ऑब्जर्व बाय द एनालाइट्स, कि कितने अमाउंट ऑफ ये जो आपका यहाँ पे सैंपल है उसने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है। ओके, द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर आर द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर। ओके, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर, ये दो क्या है कॉमन, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं इसके जो डिटेक्टर हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग किसके अंदर करते हैं, आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आपको मस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही आपको एक बहुत बढ़िया सा ग्राफ बना के देता है। ओके, और जिस ग्राफ की मदद से आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है, कितना वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किया है और कहाँ पे इसने मैक्सिमम किया है। ओके, द कंप्यूटर कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट एंड द कलेक्ट द एनालाइज ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटेशन है वो किस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे आपका इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस का मतलब होता है कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो बहुत ही ज्यादा वेरी सेंसिटिव टेक्निक दैट कैन बी यूज टू मेजर द ट्रेस लेवल ऑफ एलिमेंट। और ये ऑलरेडी हमने देखा था कि चाहे आपका फूड इंडस्ट्री हो, आपका सीरम हो, ओके, ये सारी चीजों में जो एक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ट्रेस लेवल में होते हैं, उनको डिटेक्ट करने का जो काम है वो आपका जो एएएस है वो करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे आपका एएएस इज द रिलेटिवली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक टू ऑपरेट। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है, सिर्फ आपने इसके अंदर सैंपल रखा, उसके बाद सारे एक्सेस दिए आपने, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी जो चीजें हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, कितने लेवल ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सारी चीजें वो बता देता है। ओके, उसके बाद AAS इज द रिलेटिवली द इनएक्सपेंसिव टेक्निक टू परचेज एंड ऑपरेट। ओके, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसको बहुत से जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इसका इस्तेमाल वो करते हैं अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए। और यही होना चाहिए कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, वो सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद ही जो एक स्टूडेंट होता है उसका एक जो आईक्यू लेवल है, या फिर उसकी जो सोचने की क्षमता है, काम करने का जो एक जो पावर है, उसका जो इंटरेस्ट है साइंस के प्रति, वो एक बढ़ता है। ओके, और बढ़ने के कारण वो बहुत सारी चीजें अचीव करने लगता है। तो आपको ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हर एक चीज का एक नेगेटिव साइड भी होता है
ओके। पॉजिटिव साइड होने के कारण आपने बहुत सारी चीजें आपने देखी, उसके बारे में पसंद की। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नेगेटिव साइड नहीं है, हर एक चीज का नेगेटिव साइड है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपका एएएस है वो इज नॉट अ सेलेक्टिव एज अदर एनालिटिकल टेक्निक सच एज आईसीपी-एमएस। ओके, जो आपका बहुत अदर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन जो आपका एएएस है वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव नहीं है, कुछ ही एलिमेंट्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। ओके, AAS can be affected by the interference from the other element in the sample. Okay, और अगर किसी भी सैंपल के अंदर अगर मोर देन 2 और 3 अगर एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या करता है, उसके इंटरफेरेंस को अफेक्ट करता है। उसके अंदर जो एक प्रॉपर जो आपका एनालाइज है वो उसको करने के लिए प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एएस कैन बी अफेक्टेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ द सैंपल, और ये पूरी तरह से क्या करता है, जो उसका एक मैट्रिक्स होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन ये आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकते हैं, आपके पर्सनल एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका एडवांटेजेस है वो एक तरह से आपका एप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके, जैसे मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ हैवी मेटल्स इन द इन्वायरमेंट, ओके, सच एज लेड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो लेड है, मर्क्यूरी है और कैडमियम है, ये तीनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, पॉइजनस है। अगर ये चीजों टॉक्सिक चीजें अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इससे जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो जितना भी एक सर्वाइवल थिंग्स है उसको बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ लेवल ऑफ मेटल्स इन द ब्लड, यूरिन एंड अदर बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, यूरिन सैंपल कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं आपका क्लिनिक में, हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिकली वो लोग देखते हैं कि क्या आपके यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, या फिर ऐसे बहुत सारे जो अदर मेटल्स होते हैं, आयरन कितना अमाउंट है, कैल्शियम कितना अमाउंट है, सोडियम कितना अमाउंट है। तो वो सारी चीजें वो लोग टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से जो एक रिजल्ट है वो लोग देते हैं। ठीक है, forensic science used to identify the metals in the evidence sample such as hair, blood and the gunshot residue। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि मुझे सबसे ज्यादा एक जो इंटरेस्ट होता है साइंस के अंदर, वो एक फॉरेंसिक साइंस को लेके होता है कि उनका जो काम होता है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो लोग सस्पेक्ट को ढूंढते हैं, वो भी बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ, जैसे हेयर हो गया, ब्लड हो गया, गनशॉट रेसिड्यू हो गया, ये सारी चीजों की मदद से वो लोग जो आपका एक सस्पेक्ट होता है उसकी उसका पता लगाते हैं, फिंगरप्रिंट से उसका पता लगाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा अगर एविडेंस मिल जाए तो उसके ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, उसके डीएनए आरएनए के ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है, बहुत ज्यादा मुझे इसकी तरफ आकर्षित करती है। तो मुझे ये जो फील्ड है फॉरेंसिक साइंस का, ये बहुत ही कमाल का लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला देखो कि इट यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मेटल्स इन द एविडेंस सैंपल सच एज द हेयर एंड ब्लड। ओके, और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। आपका जो हेयर और ब्लड होता है उसके अंदर जो भी एक एविडेंस होता है, चाहे आपका क्वांटिफाई हो या आइडेंटिफाई हो, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो यूज टू कैरेक्टराइज द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मेटल्स, एलॉय एंड अदर मटेरियल। तो इसके अंदर हम लोग ऑफकोर्स अदर मेटल्स भी है, चाहे एलॉय हो गया या फिर अदर्स मटेरियल हो गया, उनका भी यहाँ पे जो स्टडी है, कैरेक्टराइजेशन है, हम लोग वो करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला ये पूरा जो पार्ट है, आपको ये बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो पूरा एक नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड करने के बाद इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिना प्रैक्टिस के वो चीजें आप सक्सेसफुली नहीं पा सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।